नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द एग्ज़ाम नेक्सस में। मैं आनंद कुमार यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अपने परिवार द एग्ज़ाम नेक्सस पर। आज हम देखने वाले हैं दोस्तों, आज 14 फरवरी 2026 है और आज 14 फरवरी 2026 से रिलेटेड 14 फरवरी 2026 के जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न बनेंगे वो सारे डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को मन लगाकर कंसंट्रेट होके शुरू से आखिरी तक पूरा वीडियो देखना है। आपको आखिरी तक कोई भी डाउट नहीं बचेगा। तो चलिए बिना कोई वक्त जाया किए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स का सवाल नंबर पहला। तो पहला सवाल जो प्रश्न है करंट अफेयर्स का वह है कि हाल ही में विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया था। इसके ऑप्शन है पहला है 11 फरवरी, दूसरा है 13, तीसरा है 12 फरवरी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है 13 फरवरी। इसका सही जवाब है 13 फरवरी। इस साल की थीम यदि पूछी जाए तो आज इस साल जो रेडियो दिवस मनाया गया 13 फरवरी को, उसकी थीम थी रेडियो एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI इज ए टूल नॉट अ वॉइस। यानी अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करें तो रेडियो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सिर्फ एक टूल है, आवाज़ नहीं। और इस बात पर जोर दिया गया कि टेक्नोलॉजी इंसानी टच को बदले बिना ब्रॉडकास्टिंग को कैसे सपोर्ट कर सकती है। तो अब जब हमने ये पढ़ा कि विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया गया, तो अभी तक इस फरवरी में जितने भी दिवस मनाए गए हैं उन सबकी एक लिस्ट मैं लेके आया हूँ। वो उस पर थोड़ा ध्यान देंगे, उस पर बात करेंगे कि 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया था और 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया था। इसके बाद आती है 4 फरवरी को 2 दिवस मनाए गए थे। पहला था विश्व कैंसर दिवस, दूसरा था अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस। उसके बाद 7 फरवरी को राष्ट्रीय अश्वेत HIV एड्स जागरूकता दिवस मनाया गया था। उसके बाद 9 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस, फरवरी के दूसरे सोमवार को ये हर साल मनाया जाता है और 9 फरवरी को फरवरी का दूसरा सोमवार था। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया। इसके बाद 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस मनाया गया और 12 फरवरी को डार्विन दिवस मनाया गया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और जितने भी दिवस फरवरी के हैं सब आपको याद होने चाहिए। अब अगला प्रश्न कि हाल ही में कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया हुआ था। हाल ही में, एक मिनट थोड़ा टाइम दीजिए। हाल ही में कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ है। वो कहाँ पर हुआ है? तो इसके ऑप्शन है मुंबई, बेंगलोर, नई दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी, ऑप्शन सी, नई दिल्ली। हाल ही में कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। प्रश्न, हाल ही में भारत और किस देश की एयरफोर्स ने एक ज्वाइंट एयर एक्सरसाइज जिसका नाम है इन सीटू की है। तो भारत और थाईलैंड ने, इसका ऑप्शन बी थाईलैंड करेक्ट है। भारत और थाईलैंड ने इंडियन एयरफोर्स IAF और थाईलैंड की रॉयल थाई एयरफोर्स RTAF जिसको कहते हैं, मलक्का स्टेट के पास
ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन और इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाने के लिए एक ज्वाइंट इन सीटू एयर एक्सरसाइज की है। इसके बाद आगे चलेंगे तो हमने अभी जब थाईलैंड की बात आती है कि जो एयरफोर्स की जो एक्सरसाइज हुई है भारत और थाईलैंड के बीच, तो थाईलैंड जब बात करें तो एक नज़र डालते हैं भारत और थाईलैंड के ऊपर। तो थाईलैंड की कैपिटल की यदि बात करें तो बैंकॉक, थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक है और इसकी करेंसी थाई बात इसकी करेंसी है और इसके प्राइम मिनिस्टर आंतिन चरण बिराकुल इसके प्राइम मिनिस्टर हैं। तो मैत्री अभ्यास भारतीय सेना और रॉयल थाई सेना के बीच एक संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास है जो रक्षा सहयोग और अंतर संचालनीयता के बढ़ाने पर केंद्रित है। इसके बाद अगला प्रश्न कि हाल ही में चांग क्रेडल मानवतावादी पुरस्कार 2026 प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए आर वेंकटेश, ऑप्शन बी हरिप्रिया अरविंद, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो पुडुचेरी के डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद और डॉक्टर आर वेंकटेश, इन दोनों को मोतियाबिंद उपचार के लिए चांग क्रेडल मानवतावादी पुरस्कार 2026 प्राप्त हुआ है। ASCRS फाउंडेशन द्वारा दिए गए पुरस्कार के तहत अरविंद आई केयर सिस्टम को $1 लाख का वित्तीय सहायता मिलेगी। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, लेकिन इससे पहले ये जो पुरस्कार मिला है, अब पुरस्कार पर एक नज़र डाल लेते हैं कि हाल ही में जो पुरस्कार और सम्मान दिए गए हैं उन पर एक नज़र डालेंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है कि भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है वीरभद्रन रामनाथन। इनको क्राफोर्ड पुरस्कार 2026 मिला था। और दलाई लामा ने 68वें ग्रैमी अवार्ड्स में अपना पहला ग्रैमी अवार्ड जीता। तीसरा है कि विक्टोरिया बेकहम को फ्रांस में नाइट ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स की उपाधि से सम्मानित किया गया। और वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय चंद्रकांत लहरिया बने। उसके बाद व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए सीता शेल्के को चुना गया। बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में नमिता गोखले को भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये आपको एक नज़र याद कर लेना है। उसके बाद अब अगला प्रश्न कि हाल ही में चर्चा में रही 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एन ऑटोबायोग्राफी नामक किताब किसकी आत्मकथा है। तो इसका ऑप्शन है पहला HS सिंह, दूसरा बिपिन रावत, तीसरा अनिल चौहान, ऑप्शन डी मनोज मुकुंद नरवणे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मनोज मुकुंद नरवणे। सबसे पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है। इससे क्या होगा कि आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। और एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप सभी लोग वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि उस प्रश्न से पहले जो हमारा अभी हमने पढ़ा कि ये जो किताब थी 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी, ये एक आत्मकथा थी मनोज मुकुंद नरवणे की। लेकिन अब जितनी ही हाल ही में जितनी भी प्रकाशित पुस्तकें हैं और उनके लेखक, उनको अभी हम पढ़ेंगे, एक नज़र उन पर डालेंगे। तो
सबसे पहले हम बात करेंगे नवीन कुंडू के द्वारा लिखित नई पुस्तक जिसका नाम है रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल। नाम क्या है? रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल। इसका विमोचन किया गया। और उसके बाद द ग्रेट सेक्शंस हैक नामक पुस्तक उर्जित पटेल के द्वारा लिखी गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संथाली भाषा में भारत का संविधान जारी किया। डॉक्टर सिकंदर कुमार के द्वारा लिखित पुस्तक मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण का विमोचन हुआ। सीपी राधाकृष्णन ने सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि नामक एक पुस्तक का अनावरण किया। शिखर धवन की आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर का विमोचन हुआ। ऋचा शर्मा के द्वारा लिखित उपन्यास फाइंडिंग होम अगेन का विमोचन हुआ। बर्जिश देसाई के द्वारा लिखित पुस्तक मोदी का मिशन का विमोचन हुआ। ये आपको याद करने ले। हाल ही में मानवाधिकार पहल सम्मेलन का तीसरा संस्करण किस देश में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी सऊदी अरब, ऑप्शन सी अमेरिका या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सऊदी अरब। अब जब सऊदी अरब की बात हुई है तो सऊदी अरब पर एक नजर डालेंगे। इसकी कैपिटल है रियाद। सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद। करेंसी है सऊदी रियाल और इसके किंग हैं सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। और यहाँ पे एक प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं, किंग भी होते हैं। तो किंग का नाम तो है सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद और प्राइम मिनिस्टर जो है उनका नाम है मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। अब सऊदी अरब के बाद एक नजर डालेंगे सऊदी अरब के महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर। देखिए, सऊदी अरब ने 50 साल पुराने कफाला सिस्टम को खत्म कर दिया। अब आप सबसे पहले इंटरनेट जहाँ से भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिले आपको ये सर्च करना है कि कफाला सिस्टम क्या था और जिसको सऊदी अरब ने खत्म किया। ये 50 साल पुराना था कफाला सिस्टम। अगला है कि सऊदी अरब में P4 जागरूकता कार्यक्रम के साथ तेलुगु भाषा दिवस भी मनाया गया। भारत ने आभूषण व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जेहदा में सजेक्स 2025 का शुभारंभ किया। सऊदी अरब ने नुसुक उम्रा सेवा शुरू की। भारत और सऊदी अरब ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त कार्य समूह का गठन किया। इतनी इन्फॉर्मेशन आपको या तो स्क्रीनशॉट ले लेना है या आपको अपनी कॉपी में नोट करते हुए आगे बढ़ना है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस राज्य के तटीय इलाके में समुद्री कीड़ों की, जो तटीय इलाके हैं जिनमें समुद्री कीड़े पाए जाते हैं, उन समुद्री कीड़ों की 2 नई प्रजातियों की खोज की है। समुद्री कीड़ों की 2 नई प्रजातियों की खोज की है। तो ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल की बात है तो पश्चिम बंगाल पर एक नजर डालेंगे। पश्चिम बंगाल के ऊपर इसकी कैपिटल तो है कोलकाता, राजधानी कोलकाता है। इसके मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी हैं, गवर्नर CV आनंदा बोस जी हैं। और एक फैक्ट हमको याद करना है चावल या धान के बारे में कि भारत में चावल का हर राज्य में जितना उत्पादन होता है तो पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जिसमें भारत का ऐसा राज्य है जिसमें चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। और अगर हम इसकी लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा के सीटों की बात करें तो लोकसभा में पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं
और विधानसभा में 295 सीटें हैं। अब आपको वीडियो पोस्ट करना है और उत्तर प्रदेश में लोकसभा में कितनी सीटें हैं, राज्यसभा में कितनी सीटें हैं और विधानसभा में कितनी सीटें हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। इसके बाद अब पश्चिम बंगाल के महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर चर्चा करेंगे कि जो आईपीएस थे पीयूष पांडे जी, उनको पश्चिम बंगाल के नया डीजीपी बनाया गया है। क्या नए डीजीपी कौन है? पीयूष पांडे जी। अब पश्चिम बंगाल में मुरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई। पश्चिम बंगाल सरकार ने अपनी फ्लैगशिप 100 दिवसीय रोजगार योजना कर्मश्री का नाम बदलकर महात्मा श्री कर दिया। लियोनेल मेसी जो एक फुटबॉलर हैं, इनकी 70 फीट ऊंची लोहे की मूर्ति का अनावरण कोलकाता में किया गया। रिटायर्ड जस्टिस रविंद्रनाथ सामंत को पश्चिम बंगाल का नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया। एक क्रिकेटर है ऋचा घोष जी हैं, ये पश्चिम बंगाल पुलिस की डीएसपी बनी है। भारतीय नौसेना में पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आंद्रोत कोलकाता में शामिल हुआ। ये कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम आपको याद करने हैं और अपनी कॉपी में नोट्स बनाते हुए चलना है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विधायकों के लिए एआई आधारित डिजिटल उपस्थित प्रणाली शुरू की है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने विधायकों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एआई आधारित डिजिटल उपस्थित प्रणाली शुरू की है। भौतिक रजिस्टरों की जगह लेगी और वास्तविक समय में उपस्थिति को ट्रैक करेगी। तो इसका सही जवाब आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश सरकार ने विधायकों के लिए एआई आधारित डिजिटल उपस्थित प्रणाली शुरू की है। अब आंध्र प्रदेश पर एक नजर डालते हैं। आंध्र प्रदेश की बात है तो आंध्र प्रदेश पर एक नजर डालेंगे कि इसकी कैपिटल अमरावती है। सीएम जो है वो एन चंद्र बाबू नायडू हैं और आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं वो जे अब्दुल नजीर हैं। ये आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आंध्र प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो हाल ही में हुए हैं उन पर एक नज़र डालेंगे। आपको या तो स्क्रीनशॉट ले लेना है या कॉपी में नोट्स बनाते हुए चलना है, लेकिन वीडियो को पूरा सुनना है, ध्यान से सुनना है। कोई डाउट रहे कमेंट में आपको ड्रॉप कर देना है। चलिए, आंध्र प्रदेश में पिल्लू एआई का शुभारंभ हुआ। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के 9वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन आंध्र प्रदेश में किया गया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 24 घंटे के भीतर 5,555 महिलाओं और छात्राओं को ई साइकिल वितरित कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। विश्व आर्थिक मंच ने आंध्र प्रदेश में चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। आंध्र प्रदेश होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्च सुविधा विकसित करेगा। आंध्र प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट लगेगा। आंध्र प्रदेश की पोंडुरु खादी को जीआई टैग मिला। ये कुछ हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों की। तो निवेदिता दुबे जी हैं, इनको विमानपत्तन प्राधिकरण बोर्ड की पहली महिला सदस्य बनी है। विमानपत्तन प्राधिकरण बोर्ड की पहली महिला सदस्य निवेदिता दुबे को बनाया गया। इंद्रपाल सिंह वालिया ने ईस्टर्न एयर कमांड की कमान संभाली। इंडसइंड ये बैंक है, इनके अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक के रूप में अरजीत बसु को नियुक्त किया गया। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष शेख जुआन बिन हमद अल थानी को चुना गया। टाटा कम्युनिकेशन ने गणेश लक्ष्मी नारायण को एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया। अमेलिया वॉलवर्डे को भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया।
कैजाद भरूचा को HDFC बैंक के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में किस राज्य में स्त्री सुरक्षा योजना का आधिकारिक रूप से शुभारंभ किया गया? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए केरला। मुख्यमंत्री केरला के जो मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन ने बुधवार को राज्य सरकार की स्त्री सुरक्षा योजना का आधिकारिक रूप से शुभारंभ किया। इस योजना के तहत बेरोजगार महिलाएं हैं और जो ट्रांसजेंडर महिलाएं हैं उनको प्रति माह हर महीने 1000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। ये केरला सरकार का एक सराहनीय कदम है। इसके बाद अब केरला की बात है तो केरल पर एक नज़र डालेंगे। केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम देखने को मिलेगी और इसके जो चीफ मिनिस्टर हैं वो पिनाराई विजयन, अभी हमने बात की। गवर्नर राजेंद्र अर्लेकर जी हैं। और एक फैक्ट आपको केरल के बारे में याद कर लेना है कि इसको नारियल की भूमि, काली मिर्च और रबर, नारियल की भूमि केरल को कहते हैं। और जो काली मिर्च होती है और जो रबर, इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो केरल है। अब अभी केरल का हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण कुछ घटनाक्रम। तो केरल में AI पर आधारित आक्रामक पौधों की पहचान के लिए नियोफाइट ID ऐप लॉन्च हुआ। केरल में लॉन्च हुआ। केरल में आर्किड की नई प्रजाति खोजी गई। केरल ने बैसिलस सबटिलस को आधिकारिक रूप से अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया। व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में केरल सबसे आगे रहा है। केरल ने अनिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए इरोनेट लॉन्च किया। केरल में अरलम वन्य जीव अभयारण्य का नाम बदलकर अरलम तितली अभयारण्य किया गया। केरल के सबरीमाला में श्रीधर्म संस्था मंदिर में मंडला पूजा आयोजित की गई। भारत का पहला 24x7 ओपन नेटवर्क कोर्ट केरल के कोल्लम में खुला। इसके बाद अब आगे बढ़ेंगे हम अपने नए प्रश्न की ओर। तो हमारा नया प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ पहली ब्रिक्स शेरपा मीटिंग 2026 हुई है? ब्रिक्स शेरपा मीटिंग 2026 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। तो इसका ऑप्शन है, और इसकी मीटिंग पहली ब्रिक्स शेरपा मीटिंग पहली कहाँ हुई है? नई दिल्ली में। इसका ऑप्शन सी नई दिल्ली करेक्ट है। तो भारत ने 9 और 10 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में ब्रिक्स शेरपा और सू शेरपाओं की पहली बैठक आयोजित करके औपचारिक रूप से 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता की शुरुआत की। यह बैठक भारत के नेतृत्व में 1 वर्ष की सहभागिता का आरंभ थी, जिसका शीर्षक लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण था। इस नई दिल्ली के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैं लगाना भूल गया, इसके लिए कोई बात नहीं, अगली बार ये ध्यान रखा जाएगा। तो अगला प्रश्न हम लोगों का जो है वो है कि हाल ही में कहाँ पेंगोलिन के शिकार और व्यापार पर बैन लगाया गया? असम, नागालैंड, मणिपुर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब है नागालैंड। एक बड़े कंजर्वेशन कदम में नागालैंड में संगतम नागा ट्राइबल बॉडी ने ऑफिशियली अपने अधिकार क्षेत्र में पेंगोलिन के शिकार और व्यापार पर बैन लगा दिया गया है। यह प्रस्ताव यूनाइटेड संगतम लिकुम पुमजी, जिसे हम बोलेंगे USLP, ने पास किया, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पेंगोलिन कंजर्वेशन के लिए एक अहम मील का पत्थर है। इसके बाद नागालैंड की बात है। तो नागालैंड से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, उस पर हम एक नज़र डालेंगे कि नागालैंड में पुराने हस्तलिखित जन्म और मृत्यु अभिलेखों के डिजिटलीकरण की शुरुआत हुई। नागालैंड में रुसोमा संतरा महोत्सव आयोजित किया गया। होया नागाएंसिस नामक पौधों की नई प्रजाति नागालैंड में खोजी गई। नागालैंड में मिशन वाटरशेड
पुनरुत्थान लॉन्च किया गया। नागालैंड के सभी जिलों में वृद्धाश्रम स्थापित किए जाएंगे। नागालैंड में 2 दिन के 22वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन का समापन हुआ। चलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, समाप्त करते हैं। आपको वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो आप लाइक करेंगे और फीडबैक देंगे, कमेंट करेंगे, वीडियो का फीडबैक ज़रूर देंगे लाइक या डिसलाइक करके, और कमेंट में वीडियो कैसा लगा बताएंगे। और चैनल को जो नए हैं और चैनल भी नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।